नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने औपचारिक मुलाकात की है। इस अवसर पर कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद और सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह, साथ ही आपको बता दें कि बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल समेत कई जो अन्य अधिकारी हैं मौजूद थे। तो वहीं राज्य सरकार के अधिकारियों और साथ ही साथ कोल मंत्रालय के साथ कोल इंडिया की आनुषंगिक इकाइयों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में कोयला और खनन क्षेत्र की बेहतरी के लिए चर्चा होने से लेकर राज्य में कोल माइंस से जुड़े हुए कई विचार विमर्श किए गए। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। बता दें कि बीते कल राजधानी रांची में उन्होंने राज्य के 500 से ज्यादा बालू घाटों की नीलामी से संबंधित नियमावली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य सरकार माफियाओं, बिचौलियों और दलालों के इशारे पर काम कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन ऐसा नियम कानून बनाते हैं कि गरीब नौजवान उसमें हिस्सा ही ना ले सके। बेरोजगार और आदिवासियों के हक को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने आवाज बुलंद की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नगर पालिका विभाग के 19 अभ्यर्थियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्रों को लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता संजय मेहता ने जमकर निशाना साधा। इसी क्रम में रांची के हरमू स्थित आजसू के केंद्रीय कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के 5 साल के कार्यकाल में किए गए 10 लाख नौकरी के वादों पर सवाल उठाते हुए उन्हें फेल करार दिया। हजारीबाग के खास महल जमीन घोटाले मामले में आरोपी बनाए गए राज्य के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एसीबी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस दौरान ही अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 16 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित कर दी है। तो वहीं खास महल की 2.75 एकड़ जमीन का मामला जो साल 2008 से 2010 के बीच का है, उसे लेकर हुई कार्रवाई में एसीबी की टीम ने जांच में ये दावा किया है कि तब चौबे हजारीबाग के उपायुक्त थे। फिर इस मामले में 2015 में पीई दर्ज कर एसीबी ने जांच आगे बढ़ाई। साथ ही पाया गया कि ये जमीन 1948 में सेवायत ट्रस्ट को 30 वर्षों की लीज पर दी गई थी, जिसकी लीज 1978 में खत्म हो गई थी और तब से ही ये जमीन वैसे ही पड़ी थी, जिसे 2008 से 2010 के बीच प्रशासनिक साजिश के तहत 23 लोगों को निबंधित कर दी गई। गढ़वा जिले के रमना प्रखंड अंतर्गत ग्राम चुंदी के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से आवेदन देकर गांव के डीलर पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर मनमाने ढंग से कभी राशन वितरण करता है तो कभी बिल्कुल नहीं करता, जिसके कारण सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा है कि ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है और बार बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं निकल पा रहा है। ग्रामीणों ने गढ़वा उपायुक्त से मांग की है कि वर्तमान डीलर को हटाकर किसी अन्य योग्य और जिम्मेदार व्यक्ति को डीलर का कार्यभार सौंपा जाए, ताकि नियमित रूप से राशन वितरण सुनिश्चित हो सके और जनता को राहत भी मिल सके। वहीं सीसीएल बीएनके एरिया के ऑफिसर्स क्लब में देर रात और देर शाम को बेरमो
एसडीएम मुकेश मछुआ की अध्यक्षता में सीसीएल प्रबंधन और कोयलांचल विस्थापित संघर्ष मोर्चा की त्रिपक्षीय बैठक हुई है। बता दें आपको कि कारो परियोजना को विस्तार को लेकर पेड़ों की कटाई के लिए ग्रामीणों की सहमति मांगी गई है। एसडीएम ने कहा है कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए परियोजना के विस्तार में बाधा नहीं बने। जायज मांगों पर सीसीएल प्रबंधन द्वारा पहल की जाएगी। डीएसपी बीएन सिंह ने कहा है कि प्रशासन विस्थापितों को रोजगार और अधिकार दिलाने की दिशा में पहल करेगा। जीएम चितरंजन कुमार ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद पेड़ों की कटाई की जा रही है। विस्थापित गांव के विकास के लिए पहल की जाएगी। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष वतन महतो और अहमद हुसैन ने कहा है कि प्रबंधन हर बार विस्थापितों के साथ छल करता है। ग्रामीण आपस में बैठेंगे और बातचीत करेंगे। दरअसल ग्रामीणों की सहमति होने पर ही प्रबंधन का सहयोग किया जाएगा, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में विस्थापित ग्रामीणों का पैप कार्ड बनाने, सड़क की मरम्मत, लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, विस्थापितों को कोऑपरेटिव सोसाइटी को काम देने आदि मांग भी उठाई गई है। इस पर प्रबंधन द्वारा पहल करने का भरोसा दिया गया। वहीं बिहार में चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही चुनावी तापमान बढ़ने लगा है। विपक्ष महागठबंधन चुनावी मोड में आ गया है। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ ही महागठबंधन के अन्य घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने सासाराम से पटना तक वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। तेजस्वी यादव अब एक और यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की इस नई यात्रा का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल ने जारी किया है। बता दें कि तेजस्वी यादव की इस यात्रा को बिहार अधिकार यात्रा नाम दिया गया है। तेजस्वी यादव की ये यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होगी और 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर संपन्न होगी। तेजस्वी यादव की 5 दिन चलने वाली बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा जिन 10 जिलों में होकर गुजरेगी, उन जिलों में जहानाबाद के साथ ही नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली जिले शामिल है। इस यात्रा को लेकर आरजेडी की प्रदेश इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने संबंधित सभी जिलों के जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और साथ ही अन्य पदाधिकारियों के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजा। तेजस्वी यादव के ऐसे जिलों के दौरे का कार्यक्रम तैयार होने की बातें भी सामने आ रही थी और कहा यह भी जा रहा था कि 15 सितंबर से दौरे का कार्यक्रम तैयार है, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसे पेंच को यात्रा कार्यक्रम के ऐलान में हो रही देरी की वजह बताया जा रहा था। चर्चा थी कि तेजस्वी यादव पर यात्रा पर निकलने से पहले ही सीट शेयरिंग का पेच सुलझा लेना चाहते हैं। सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा का कार्यक्रम जरूर जारी कर दिया। वहीं नवादा के गांधी इंटर विद्यालय में इस मैदान के अंदर आपको बता दें कि एनडीए का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जेडीयू, भाजपा सहित सभी सहयोगी दलों ने हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ ही हुई है, जिसकी अध्यक्षता जेडीयू अध्यक्ष जिला अध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी ने की और मंच संचालन भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल मेहता ने किया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाए और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतकर उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की लहर है और 2025 के चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को अफवाहों से बचने और सावधान रहने की सलाह दी है और कहा है कि एनडीए सरकार सुशासन और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने कहा है कि बिहार के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एनडीए सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो चलाई है और राज्य के विकास के अंदर बेहद सहायक है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए बढ़ी हुई पेंशन राशि का उल्लेख करते हुए एनडीए सरकार को फिर से सत्ता में लाने की अपील की।
भागलपुर के टाउन हॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा शंखनाद कार्यक्रम में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक गया है। दरअसल बता दें कि कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा, एमएलसी एनके यादव समेत कई प्रदेश और स्थानीय नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के युवराज को लालू यादव के जंगल राज के लिए बिहार में कोई स्थान नहीं है और उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी कांग्रेस प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता का अपमान कर रही हैं और जिसे जनता आगामी चुनाव में करारा जवाब देगी। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विपक्ष की अधिकार यात्रा को राहुल, अप्पू और पप्पू की पिकनिक बताते हुए कहा कि बिहार की जनता आरजेडी और कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका नहीं देगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में युवाओं का जोश और नेताओं का उत्साह बिहार में आगामी चुनावी माहौल को दर्शाता है। कांग्रेस के युवराज और लालू के जंगल राज के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं। लालू जी के समय बिहार बीमारू राज्य था। एनडीए की सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में विकासशील राज्य बना है। 31 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार हमने दिया है। 11.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। बहनों के लिए 10-10 हज़ार रुपया करोड़ों बहनों के लिए हमारी सरकार देने जा रही है और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 3 गुना ज्यादा हमने बढ़ा दिया है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हम आगे देंगे। वहीं पटना की बेली रोड स्थित शेखपुरा हाउस में जनसुराज पार्टी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 700 से ज्यादा जिला, अनुमंडल, नगर निकाय और प्रखंड स्तर के अध्यक्षों ने भाग लिया है। बैठक में पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह, पूर्व सांसद सीताराम यादव, पूर्व डीजीपी आरके मिश्रा समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती का आधार बताया और पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक जन स्वराज के विचारों को पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि सभी स्तर के अध्यक्षों ने अपने सुझाव दिए हैं जिन पर पार्टी गंभीरता से काम करेगी। उन्होंने भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि वे मित्र हैं लेकिन इन दिनों घबराए हुए हैं, उन्हें संयम बरतने की सलाह दी। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने स्पष्ट किया कि जनसुराज पार्टी पितृपक्ष के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और ये ऐलान भी किसी भी अन्य दल से पहले होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बैठक पार्टी के अस्तित्व और चरित्र को परिभाषित करने के लिए अहम थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महामंत्री किशोर कुमार ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने आम जनता तक पार्टी को पहुंचाने के लिए कई सुझाव दिए जिन पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उदय सिंह ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी तीखा हमला बोला। होता यह है कि हम खुद ही नहीं अंदाज लगा पाते कि जनसुराज किस गति से बढ़ रही है। आज हम लोगों ने सोचा था कि गिने हुए आमंत्रित 700 व्यक्ति, 750 व्यक्ति आएंगे, लेकिन जैसा आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ बैठक में लोगों की संख्या उससे कहीं ज़्यादा हो गई थी। आज की ये मीटिंग जो कार्यशाला के रूप में हमने 6 घंटे तक की, उसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, अलग से जो अभी तक कहा जा चुका है कि ये एक ऐसा एक्सरसाइज था जो चुनाव की तैयारी के अलावा जनसुराज के अपने अस्तित्व और उसके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए जरूरी था। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में साल 2025 की 30वीं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि इस अदालत में बिजली के बिल, बैंक ऋण, जल भरकर राजस्व और रेलवे से जुड़े हुए हजारों लंबित मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर दिया है। कार्यक्रम में नई न्यायिक अधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य मौजूद रहे और साथ ही साथ भागलपुर में 20, कहलगांव में 6 और नवगछिया में 3
कुल 29 बेंच बनाए गए हैं, जिसमें करीब 34,000 मामलों के निपटारे की उम्मीद है। इस बार अदालत में खास पहल के तहत सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। यहाँ न्यायाधीशों ने सेल्फी लेकर लोगों को लोक अदालत में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। परेशानी ये है कि अभी हमारे यहाँ चालान से संबंधित कोर्ट में कोई भी केसेस पेंडिंग नहीं, और हमें अभी ऐसा अपने पटना उच्च न्यायालय से ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है कि इस तरह के केसेस को किस तरह से डिस्पोजल करना है या उनको लेना भी है या नहीं लेना है। तो होपफुली हम लोग इस बात को अपने उच्च न्यायालय तक उसको पहुंचाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि माह दिसंबर में जो अगली लोक अदालत का आयोजन जब किया जाएगा तो उस लोक अदालत में निश्चित रूप से फाइन से संबंधित जो भी मामले हैं, ट्रैफिक चालान से संबंधित जो भी मामले हैं, उनको भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं वे देश के 150 करोड़ लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आए हैं। दरअसल आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण, इसके रेट में अभूतपूर्व सुधार आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने और साथ ही साथ व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं। साय ने कहा है कि इससे न सिर्फ लोगों की बचत में ऐतिहासिक वृद्धि होगी, बल्कि जीएसटी कानून में सरलीकरण से अब व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ ही अपना कार्य कर सकेंगे। मां शक्ति की आराधना के पावन पर्व नवरात्रि से लागू होने वाले ये नए प्रावधान देश को आर्थिक रूप से और शक्तिशाली बनाएंगे। हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल स्थिर थी, न आगे स्थिति आगे गई न पीछे गई। लेकिन वर्ष 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए और मेरा भी सौभाग्य था कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ मुझे भी राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक तैयारियों की समीक्षा की है। उप मुख्यमंत्री साहब ने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में बैठक में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बस्तर ओलंपिक का वृहद आयोजन करने, इसकी रूपरेखा और व्यवस्थागत तैयारियों का गहन चर्चा की है। और साथ ही आगामी जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले बस्तर ओलंपिक में 3 स्तरों विकास खंड, जिला और संभाग स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। इसमें बस्तर संभाग के 7 जिलों और साथ ही 32 विकास खंडों के 40,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव सुखनाथ अहिरवार और साथ ही संचालक तनुजा सलाम भी बैठक में शामिल हुई हैं। हमारे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक से बस्तर के युवाओं में उत्साह आया, ऊर्जा आया, आगे बढ़ने की जज्बा आई, एक बार फिर इस बार हम बस्तर ओलंपिक करने जा रहे हैं, उसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई है। वही समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा संभाग के दौरे के दौरान ही जशपुर पहुंचकर कई शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण किया और इस अवसर पर उन्होंने समर्थ दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में दिव्यांग बच्चों के साथ समय भी बिताया और वहां उनके प्रशिक्षण और शिक्षण संबंधी व्यवस्थाओं का मुआयना किया। राजवाड़े ने समर्थन आवासीय दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में बच्चों से उनकी दिनचर्या की जानकारी ली। बच्चों से आत्मीय संवाद के दौरान उन्होंने सभी को टॉफियां बांटी और मन लगाकर पढ़ाई करने की सीख भी दी। निरीक्षण के दौरान एक नन्हे दिव्यांग बालक की ड्रेस को उन्होंने स्वयं ठीक किया और उसे स्वच्छता और नियमित पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित भी किया। मंत्री ने बच्चों की नोटबुक भी देखी और साथ ही शिक्षकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए।
पिछले 48 घंटे पहले लॉन्च हुआ नक्सल ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता और साथ ही साथ कामयाबी भी मिली है। बता दें आपको कि गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मटाल की पहाड़ी में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, जिस पर E30 सीआरपीएफ एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली सीसी कमेटी मेंबर बालकृष्ण उर्फ भास्कर शामिल था। साथ ही 25 लाख के इनामी नक्सली प्रमोद भी इस मुठभेड़ में मारा गया। कुल 6 पुरुष 4 महिलाएं नक्सलियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों के जवानों ने कामयाबी हासिल की है। वहीं मौके से बड़े पैमाने पर हथियार बारूद बरामद हुआ है, जिसमें कई ऑटोमेटिक वेपन्स भी शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में सभी क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार आईटी, यूट्यूब और मीटा की शिकायत अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने अंतरिम आदेश लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो के दुरुपयोग को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर याचिका दिया है। साथ ही जबलपुर के अधिवक्ता रिहान तिवारी और विदित शाह ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मीम्स या शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं। यह आपत्तिजनक है। कई बार न्यायाधीशों द्वारा ओपन कोर्ट में कही गई बातों को मिर्च मसाला लगा के उन्हें प्रसारित किया जाता है। यह अदालत की अवमानना है। याचिका के जरिए यूट्यूब के स्थान पर वेबएक्स आधारित प्लेटफॉर्म से प्रकरणों की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग की गई है। कहा गया है कि ये कुछ हद तक सुरक्षित है। ये मांग भी की गई है कि रजिस्ट्रार आईटी भी इस तरह की गतिविधियों की निगरानी कर नियंत्रण सुनिश्चित करें। वहीं मध्य प्रदेश के आगरा मालवा जिले में पुलिस ने ड्रग तस्करी के लिए एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपए के ड्रग्स और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी ईश्वर मालवीय और दौलत सिंह गिरफ्तार कर लिए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।